नमस्कार किसान भाइयों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा। आज मैं विश्व प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कृषि विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रवेश चंद जी के पास में आया हूं। आपसे गेहूं में जिंक व आयरन जैसे पोषक तत्वों की जो नई प्रजातियां हैं उसके बारे में मैं आग्रह करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को सर कुछ बताएं। किसान भाइयों, धान की खेती का समय समाप्त हो गया। आपकी कटाई चल रही है और बहुत जल्दी ही धान की कटाई ख़त्म हो जाएगी और आप खेतों में गेहूं की बिजाई करेंगे। गेहूं की बिजाई करने से पहले मैं दो तीन बातें आपको बता दूंगा कि गेहूं में बहुत सारी नई प्रजातियां आई हैं, जिसमें कि आज के या पिछले जो प्रजातियां हैं उससे उसका उत्पादन कम से कम 15 से 20% ज़्यादा है। आजकल अगर हमारा किसान सही समय पर गेहूं की बुआई करता है तो उसका कम से कम 40 कुंटल, 45 कुंटल, 50 कुंटल तक उत्पादन आने लगा है। और जिससे कि देश में जो अन्न की समस्या है उसमें काफ़ी इसका सहयोग रहा है। लेकिन देखिए, उत्पादन से ही काम नहीं चलना है, हमें ये कोशिश करना है कि गेहूं में जो हमारी प्रजातियां हों उसमें प्रोटीन बहुत हो, उसमें जिंक और आयरन हो। जिंक और आयरन का महत्व हम सबको पता है। जिंक एक ऐसा तत्व है जो कम से कम शरीर के बहुत सारे क्रियाकलापों के लिए उसकी आवश्यकता होती है और कुल मिला के 80 से 85 एंजाइम है जिसमें इसकी भागीदारी होती है। अगर नए बच्चे को जिंक की भरपूर मात्रा मिलती है तो उसका शारीरिक विकास, उसके दिमाग का विकास और सारा उसका विकास बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर जिंक की कमी हो जाती है तो एक बच्चे को औसतन, जो हमारी भारतीय मेडिकल संस्थान की रिपोर्ट है उसमें करीब उसको कम से कम 40 से 50 डायरिया होता है। उस डायरिया के बाद उस बच्चे का जो स्वास्थ्य खराब होता है, जीवन भर वो खराब रहता है। इसलिए भारत सरकार ने, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम चलाया कि हम गेहूं में जिंक और आयरन की मात्रा को बढ़ा दें। उसके लिए प्रयास शुरू हुआ और आज के दिन में हम इसमें सफल हुए। तो हम इस प्रोग्राम को हार्वेस्ट प्लस कहते हैं। हार्वेस्ट प्लस का मतलब सिर्फ ये हुआ कि हार्वेस्ट प्लस में हम जितना गेहूं का उत्पादन लेते हैं उससे कम उत्पादन नहीं लेंगे, लेकिन उसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयरन और जिंक को भी लेंगे, जो हमारे कंज्यूमर को, हमारा जो किसान गेहूं की खेती सिर्फ रोटी के लिए करता है, उसे कहीं बाहर से जिंक और आयरन लेना नहीं पड़े। जिंक की कहानी आप जानते हैं, जिंकोविट टैबलेट है, कोविड पीरियड में सबको दिया जा रहा है, इससे इम्यूनिटी चलती है इससे। लेकिन अगर आप 2 रोटी 3 रोटी और अपने हिसाब से जितनी रोटियाँ खाते हैं, अगर वो उसमें जो गेहूं की प्रजाति है जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा आती है, आयरन की मात्रा ज़्यादा आती है, तो उससे आपको ऐसी कोई बाहर दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे, महिलाएं गांव में एनीमिया के बहुत ज़्यादा शिकार हैं। उनमें जो रक्त है उसमें लौ की कमी पड़ जाती है। तो इन सब जो ये गेहूँ है इसमें इन दोनों की मात्रा भरपूर है, इसके साथ साथ प्रोटीन की भी मात्रा इसमें ज़्यादा है और मिला जुला करके इसका उत्पादन भी किसी गेहूँ से कम नहीं है। तो आप लोगों को इन प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए, खास करके उन किसानों को जो लोग की गेहूं की खेती अपने खाने के लिए करते हैं, उनको निश्चित तौर पर जो जिंक युक्त गेहूं का प्रयोग करना चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने ऐसे बहुत सारी प्रजातियों का विकास किया है और किसानों को प्रमोशन के तौर पर, जैसे हमारा मालवी 31 है और भी इस साल हमारी एक प्रजाति इसको हम लोगों ने दिया है संस्तुति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को। तो अगर आप इसकी खेती करते हैं, और इसके बीज का साधन मैंने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, अगर आप इसकी खेती करते हैं, आपके बच्चे को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार को समुचित मात्रा में जिंक की जो कमी है उसकी भरपाई होगी, आयरन की जो कमी है उससे आपकी पूर्ति होगी और आप एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप गेहूं की बुआई करते हैं, देखिए गेहूं की बुआई में जब आप पलेवा करते हैं, फिर उसकी जो जुताई करते हैं, इससे लागत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और गेहूं का दाम आपको 17 से 18 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो आप उसका खर्च देखेंगे तो 3 से 4 रुपये के किलो के प्रति आपका खर्च लग जाता है। इसको कैसे कम करना है, तो मैं उन सारे छोटे किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आपका धान खेत में खड़ा है, आप उसमें हल्का सा पानी चला दीजिए और पानी चला करके उस खेत में चले जाइए। देखिए कि अगर पैर हल्का हल्का धंस रहा है, उसमें गेहूं की बस छिटाई कर दीजिए। छिटाई करने के बाद आप देखेंगे गेहूं जम गया। जमने के बाद उसको अपना 10 दिन के अंदर धान काट करके
उठा लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जुताई बच जाएगी, आपका सिंचाई बच जाए, पलेवा बच जाएगा। और ये गेहूँ 10 दिन पहले या 15 दिन पहले बोया जा रहा है तो आपको 15 दिन का ज़्यादा उत्पाद मिलेगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। उन किसानों को जिनके पास ये सुविधा नहीं है, नमी की कमी है, वो रोटावेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जगहों पर जहाँ पर कि किसानों को ये लगता है जीरो टीलेज है, वो जीरो टीलेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप अगर सरफेस सीडिंग जिसको हम कहते हैं कि छिटकवा विधि से अगर गेहूं की खेती करते हैं तो इसमें कोई खर्च नहीं है। अगर आप जीरो टीलेज से जाते हैं तो ट्रैक्टर का और जीरो टीलेज का खर्च देना पड़ेगा। अगर आप पलेवा में जाते हैं तो आप ये समझिए कि कम से कम 1000 रुपये, 800-900 रुपये जैसा भी रेट है उतना बीघा आपका लग जाएगा। तो कुल मिला जुला करके आपको गेहूँ की खेती में जो तरीका है उसको आपको ये समझना है। दूसरी बात है कि हमको जो किसानों से लगातार जहां हम प्रयोग कर रहे हैं, किसान हमको लगातार बता रहे हैं कि इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम यूरिया को ज़मीन के अंदर नहीं डालते हैं, जुते हुए खेत में नहीं डालते हैं, तो हमें कम यूरिया से एकदम बिल्कुल यूरिया बिल्कुल खेत के सरफेस पर होगा, नमी रहती है, यूरिया नीचे जाता है। इतना तेज़ी से जैसे पीछे खेतों में जुते हुए खेतों में यूरिया बहुत तेज़ी से लीच करता है, अंदर जो है कि वो पानी के साथ बह जाता है, वो भी रुका रहता है। तो उनका ये कहना है कि ये खेती बड़ी निरापद है। दूसरा हम आपको एक बार और भी बता दें, ये जो प्रक्रिया को हम बता रहे हैं ये जैविक खेती का एक भाग है। हमें आपको ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि ज़्यादातर टाइम में जब 5 मिनट है चलिए तो जब ज़्यादातर समय हमारा ये होता है, आपने देखा होगा जंगल में, जंगल के तो कोई जोतता नहीं, कोई बोता नहीं, लेकिन जंगल आदिकाल से देखिए अपने आप उगता है, बढ़ता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है। तो हम मिट्टी को अपने इसको जुताई करके इसकी उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, इसमें जो जीवाश्म है उसका भी ह्रास होता है। लेकिन हमारा उद्देश्य खेती करने का सिर्फ ह्रास नहीं करना है, लाश नहीं करना है, भविष्य को बिगाड़ना नहीं है। हमारा उत्पादन लेने का सिर्फ एक तरीका है और वो भी निरापद है, जिसमें कम से कम जुताई हो, कम से कम केमिकल लगे, कम से कम हमारा जो है कि पानी लगे। तो जो जिस विधि को मैं बता रहा हूँ ये इसका पहला चरण होगा, क्योंकि इसमें आप जुताई नहीं करेंगे। जब जुताई नहीं करेंगे तो पानी भी कम लगेगा, जो खाद देंगे आप वो भी कम मात्रा में लगेगा। तो कुल मिला जुला करके आप ये एक तरह से एक जो हम कहते हैं कि गुड, अंग्रेजी में गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या अच्छी खेती के तरीके, वो ये अच्छी खेती का एक तरीका है जिसको आज नहीं कल आपको यहाँ आना पड़ेगा, इसी तरीके पर आना पड़ेगा, क्योंकि आपका खर्च बढ़ता जा रहा है, आपका श्रम बढ़ता जा रहा है और आपका उत्पादन इससे बढ़ नहीं रहा है। तो जिस तरीकों को मैं बता रहा हूँ इसमें श्रम बचेगा, पानी बचेगा, खाद बचेगा, आपका व्यय बचेगा और आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो मैं इन्हीं सभी बातों के साथ आप लोगों को एक बार धन्यवाद देता हूं। और बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब आपने। और किसान भाई आपके और भी कोई सवाल होंगे तो आप YouTube पर जा कर के लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सवालों को लिखिए ताकि हम फिर डॉक्टर साहब से आपके सवालों के उत्तर के लिए मैं आऊँ। धन्यवाद।